क्या नाम हम क्या इसका? ये सुशांत सिंह राजपूत है। अबे नाम है कि पूरा एड्रेस है? सर सुशी कह दीजिए, शॉर्ट फॉर्म है। एक्चुअली यहाँ सुश भी है, शांत भी है, ये क्या बातचीत करेगा? लोग कहते हैं कि ऑलराउंडर है और एक्टिंग के साथ साथ सुना है थोड़ा डांस वांस भी अच्छा कर लेता है, ऐसा लोग कहते हैं। अरे इसी के घर के 2-4 लोग कहते हैं। बॉलीवुड ने सिर्फ एसएसआर से एक एक्टर नहीं खोया है, बल्कि एक पूरा फ्यूचर का गोल्डन एरा ही खो दिया है। जब मैंने सुशांत सिंह राजपूत के करियर चॉइसेस और साइकोलॉजी को डीपली समझा और उनको 2026 में इमेजिन किया, तो मुझे एहसास हुआ कि बॉलीवुड के लिए शायद एसएसआर आज वो करते जो एक जमाने में गुरुदत्त, राज कपूर और दिलीप कुमार ने किया है। क्योंकि सिनेमा को लेकर इतने क्रेजी एक्टर आज के टाइम पे कम ही देखने को मिलते हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने लिटरली उस टाइम का इंडिया का सबसे पॉपुलर टीवी सीरियल छोड़ दिया, और ऐसा नहीं था कि उन्हें किसी फिल्म मेकर से किसी बड़ी मूवी का ऑफर आया था, बल्कि सिर्फ खुद फिल्म मेकिंग सीखने के लिए उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया था। MS धोनी के बाद जब सुशांत एक बड़े स्टार बन चुके थे, तब भी उन्होंने कमर्शियल फिल्मों को ठुकरा के ऐसी फिल्में चुनी जो सिनेमा को ट्रिब्यूट की तरह थी। यहाँ तक कि जब उनकी एक फिल्म कुछ रीजन से डिले हो गई थी और उनके पास करीब 7-8 फिल्मों के दूसरे ऑफर थे, तब इस बंदे ने सबको ठुकरा के एक थिएटर प्ले करने का डिसीजन लिया था। और रीजन बस एक ही था कि वो फिल्में उन्हें पसंद नहीं आई थी, या फिर बेसिकली वो कैश ग्रैब थी। एंड ट्रस्ट मी, आगे जो इनके पूरे करियर का एनालिसिस करते हुए मैं तुमको इनके रिस्की डिसीजन के बारे में बताऊंगा, तो तुम इलॉन मस्क को भूल जाओगे। और ये मैं बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, जब तुम पूरी वीडियो देखोगे तो तुम भी मेरी बात से अग्री करोगे। Failures, it's extremely important. I think I would value a massive failure more than a mediocre success. सुशांत एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। उनके पिता के सिंह एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे। सुशांत की मां की डेथ के बाद वो पटना से दिल्ली शिफ्ट हो गए और वहां पे उनकी बाकी की पढ़ाई कंप्लीट हुई। वो ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और उन्होंने DCE यानी कि दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में ऑल इंडिया 7th रैंक से एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया था। पूरे इंडिया में वो 7वीं रैंक पे आए थे, ये कोई आम बात नहीं है। लेकिन ये सिर्फ अचीवमेंट की शुरुआत नहीं थी, बल्कि उनके रिस्क लेने का दौर भी यही से शुरू होने वाला था। क्योंकि उन्होंने अपना कॉलेज तब छोड़ा जब सिर्फ 2 या फिर 3 सेमेस्टर बाकी थे। ये बहुत बड़ी रिस्क थी एक ऐसे लड़के के लिए जो कि इंजीनियरिंग में टॉपर था और उसकी फैमिली मिडिल क्लास थी। पर सुशांत ने खुद को कन्विंस किया कि वो एक दिन बहुत बड़े स्टार बनेंगे और पैसा और फेम दोनों उनके कदमों में होंगे। हालांकि ये पैसे और फेम को लेकर जो उनकी थिंकिंग है, ये भी बहुत ही जल्दी बदलने वाली थी। पर बहुत सारे लोग उनके इस डिसीजन से भी हैरान थी कि अगर तुम्हें कुछ करना ही था तो 5-6 महीने रुक के डिग्री लेके चले जाते तो क्या ही बिगड़ जाता। और बात सही भी है, पर इस पे SSR कहते हैं कि वो कोई प्लान B नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर एक्टर वाला करियर सही से नहीं चला तो वो वापस से इंजीनियरिंग पे आने की कोशिश जरूर करेंगे। और उनका अंदाजा बिल्कुल सही होता है, क्योंकि शुरुआत में जब वो मुंबई आते हैं तो उनका जो शो है उसकी शूटिंग डिले हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने वापिस जाने का नहीं सोचा। और इससे सिनेमा के लिए उनका डेडिकेशन किस लेवल का था समझ में आता है। पहले तो उन्होंने वापिस जाने का रास्ता बंद कर दिया, और जब मुंबई में आके चीजें सही से नहीं हुई तो उन्होंने छोटे मोटे जॉब्स भी किए। पर ये रिस्की डिसीजन कोई लापरवाही नहीं थी, बल्कि SSR की अपनी सपनों की तरफ पहली छलांग थी। क्योंकि कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही उन्होंने शामक डावर की डांस एकेडमी ज्वाइन की थी, और फिर उसके थ्रू उन्होंने कई फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर का काम किया था। उसके अलावा सुशांत 2006 कॉमनवेल्थ गेम्स क्लोजिंग सेरेमनी इवेंट में ऐश्वर्या के पीछे भी डांस कर चुके थे, और ऐश्वर्या के पीछे डांस करने से वो कॉलेज में काफी फेमस भी बन गए थे। मतलब कि एक तरफ जहां वो सिनेमा की दुनिया से चकाचौंध हो चुके थे, वही दूसरी तरफ सिनेमा से मिली फेम उन्हें अलग ही आनंद दे रही थी, या फिर उन्हें फेम का चस्का सा लग गया होगा। और फिर शामक जो कि डांस एकेडमी चलाते थे, उनको SSR में कुछ स्पेशल दिख रहा था, और इसलिए उन्होंने सलाह दी कि सुशांत को थिएटर ज्वाइन करने चाहिए। और जब उनकी सलाह मान के सुशांत ने अपने लाइफ का पहला प्ले किया तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था। The first play that I did, I was like, wow, what is this? What is exactly what I was missing to communicate? I'm like, I think that's the most important thing that we miss or we want in our lives. We want to be understood by somebody else. And when you act, that is what happens. उनके रिएक्शन से ही पता चलता है कि फिल्मों में काम करने के पीछे उनका मकसद सिर्फ पैसा या फेम नहीं था। ऑफ कोर्स वो हीरो बनने आए थे, पर इंजीनियरिंग में टॉपर होके भी लास्ट के कुछ सेमेस्टर के वक्त छोड़ देना दिखाता है कि सिनेमा को लेकर
उनका प्यार कितना ज्यादा था, जो एक मौका मिलते ही सब कुछ छोड़ छाड़ के मुंबई चले आए थे। सिनेमा के थ्रू पैसे और फेम से ज्यादा वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते थे, जो कि आजकल बहुत ही कम एक्टर करना चाहते हैं। और ये बात उन्होंने सिर्फ इंटरव्यूज में बोली है, ऐसा नहीं है। अगर हम एक्टर की बोली हुई बातों पे ही यकीन कर ले तो ऐसे तो फिर गोविंदा भी अपने आप को जेक सूली बोलते हैं, लेकिन ये चीज तुम्हें उनकी फिल्मों की चॉइसेस से भी पता चल जाती है, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। खैर, जैसा कि मैंने पहले कहा, कॉलेज से ड्रॉप आउट होकर सीधा सपनों की नगरी मुंबई चले आना यूं ही लिया डिसीजन नहीं था, बल्कि उन्होंने मुंबई आने से कई साल पहले थिएटर में अपनी एक्टिंग स्किल को आजमाया था और तभी वो चांस लेने के लिए मुंबई आए थे। तो 2008 में उनका टेलीविजन डेब्यू होता है किस देश में है मेरा दिल नाम की सीरियल से, जहां सपोर्टिंग रोल में काफी पॉपुलर होती है और उनपे एकता कपूर की तिरछी नजर की तेज नजर पड़ती है और वो लिटरली स्टूडियो के साथ लड़के झगड़ के सुशांत को पवित्र रिश्ता में लीड रोल में कास्ट करती है। और यहाँ तक आते आते मुझे ये समझ में आ गया कि सुशांत में कुछ तो खास बात है जो उनके डांस गुरु को दिखा और बाद में एकता कपूर ने भी देखा। खैर, ये रोल सुशांत के करियर का पहला टर्निंग पॉइंट था, जहां पवित्र रिश्ता में करीब 2.5 साल काम करने के बाद वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे और पवित्र रिश्ता उस टाइम के सबसे पॉपुलर शो में से एक बन गया था। मेरे घर पे भी यही आता था। अच्छा, इस पॉपुलैरिटी की वजह से उन्हें अच्छा खासा पैसा मिल रहा था, सब कुछ एकदम सही जा रहा था, लेकिन सडनली उन्होंने क्विट करने का डिसीजन लिया। ये एक्चुअली में उनके कॉलेज ड्रॉप आउट से भी ज्यादा बड़ी रिस्क थी, क्योंकि यहाँ पे उन्हें सक्सेस पहले ही मिल चुकी है और वहीं पे टेलीविजन से बड़े पर्दे तक बहुत ही कम सक्सेसफुल एक्टर पहुंच पाते हैं, जैसे कि SRK। और प्रॉब्लम ये भी थी कि SRK की तरह वो कोई फिल्म मिलने की वजह से पवित्र रिश्ता छोड़ के नहीं जा रहे थे, बल्कि वो इतना सारा फेम और पैसा सिर्फ US में फिल्म मेकिंग करने के लिए छोड़ रहे थे। ये चीज स्टार किड्स के लिए या फिर किसी भी नॉर्मल एक्टर के लिए बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस है, क्योंकि लोग फिल्म इंडस्ट्री में आते ही है पैसा और पॉपुलैरिटी को गेन करने के लिए। और जब एक बार पॉपुलैरिटी और पैसा मिल जाता है, चाहे वो फिर टीवी सीरियल से हो या फिर फिल्मों से हो, तो फिर एक एक्टर के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना इम्पॉसिबल लगता है। इसीलिए तो कई सारे टीवी एक्टर सालों साल वही घिसी पिटी चीजें करते रहते हैं। सेम कई सारे एक्टर्स जो एक रोल की वजह से हिट हुए थे वैसे ही रोल करते हैं। और सुशांत के लिए एक्टिंग सिर्फ एक जॉब नहीं था, उनके हिसाब से अगर जॉब ही करना था तो वो फिर इंजीनियरिंग छोड़ते ही नहीं, लेकिन एक्टिंग वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें नए कैरेक्टर्स को जीना पसंद था। सिनेमा के जरिए अपने आप को एक्सप्रेस करना उनके लिए पैसों से ज्यादा जरूरी था। इसीलिए जब उन्हें महसूस होने लगा कि एज ए एक्टर उनके लिए सीरियल में कुछ भी नया करने को नहीं है, तो वो बाहर निकल गए। और उनके हिसाब से तो वो पहले कुछ वीक्स में ही उन्हें पता चल गया था कि यहाँ पे कुछ भी नया करने को नहीं मिलेगा, लेकिन वो फिर भी गाड़ी को आगे बढ़ा रहे थे 2.5 साल तक। लेकिन एक बार सीरियल को छोड़ने के बाद इस बार भी उनका वापस आने का या फिर घटिया रोल करने का कोई भी इरादा नहीं था, क्योंकि पवित्र रिश्ता के बाद और काय पोछे से पहले भी उन्हें कई सारे सीरियल्स और मूवीज के ऑफर आ चुके थे। ऑब्वियसली क्योंकि या तो वो रेपिटेटिव थे, जैसे कि आज की हर टीवी सीरियल हो चुकी है, या फिर कैच ग्रैब थे। तो फिर उन्होंने सब कुछ इग्नोर करके ये डिसाइड किया था कि फिल्म मेकिंग और एक्टिंग वापस सीखने के बाद अगर उन्हें कोई सही रोल नहीं मिला तो फिर वो फिल्म सिटी में खुद की एक कैंटीन शुरू करेंगे और फिर भी अपनी शॉर्ट फिल्म बनाएंगे जिसमें वो खुद हीरो बनेंगे। And I was going to UCLA for a filmmaking course. Okay. And I thought I'll make my own short films. And if I don't get any work, I'll open a canteen in Film City and would feature my own short films. इसलिए मैंने स्टार्ट में बोला था कि सिनेमा को लेकर इतना क्रेजी एक्टर तुम्हें आज के टाइम में देखने को नहीं मिलेगा। सेल्फ मेड एक्टर के नाम पे हमें अक्षय कुमार की सस्ती कॉपी देखने को मिलती है, या फिर पैन इंडिया स्टार के नाम पे प्रभास जैसे एक्टर। और इसलिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जो सिनेमा को सबसे ऊपर रखते हैं उनकी कदर किया करो, क्योंकि उन्हीं लोगों से सिनेमा जिंदा है। सिनेमा के लिए जो क्रेजी होते हैं ना भाई, वो हम सोच भी नहीं सकते, उससे भी ज्यादा बड़ी रिस्की चीजें करते हैं। खैर, रिस्क का कोटा सुशांत का अभी भी बाकी है। तो काय पोची के लिए उनका ऑडिशन डायरेक्टर को अच्छा लगा और फिर इस रोल के लिए वो फिर से अपनी फिल्म मेकिंग की पढ़ाई को अधूरा छोड़ के आ गए। तो उन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया एक ऐसी फिल्म के लिए जो उन्हें एज ए लीड हीरो एस्टैब्लिश नहीं कर रही थी, और बहुत ज्यादा चांसेस थे कि ऐसी फिल्म के बाद उनकी सपोर्टिंग रोल वाली इमेज बन जाए, जो कि उनके एक को स्टार की बन चुकी थी। तो बेसिकली अगेन ये काफी रिस्की मूव था।
अगर तुम बॉलीवुड में हीरो बनने के लिए आए हो तो। पर मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी थी और इसीलिए सुशांत ने ऑडिशन दे के इस रोल को हासिल किया। और जैसी फिल्म की स्टोरी थी, फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट रही। काय पोचे ने 30 करोड़ के बजट में ही करीब 83 करोड़ कमाए थे। लेकिन हर बार की तरह यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत अलग ही चमक रहे थे और 3 एक्टर की फिल्म होने के बाद भी सुशांत को इससे ज्यादा लाइमलाइट मिली थी। तेरे सिक्कों की छन से मेरे हवा की कीमत कम हो रही है बका। ये रोल उनका इतना फेमस हो गया था कि वायरअप ने उन्हें शुद्ध देसी रोमांस में लीड हीरो साइन कर लिया और राजकुमार हिरानी ने भी पीके में उन्हें एक छोटा रोल ऑफर किया और सुशांत ने बिना पैसे लिए उस रोल को किया था क्योंकि उनका सपना था डायरेक्टर हिरानी के साथ काम करने का। लेकिन शुद्ध देसी रोमांस के बाद 2014 में वो लेकर आए डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी, जो कि बहुत बोल्ड मूव था क्योंकि उनकी पहली 2 फिल्में सुपर हिट थी जो कहीं ना कहीं उनको एज अ चॉकलेट बॉय और रोमांटिक हीरो के तौर पे एस्टेब्लिश कर चुके थे। खास करके शुद्ध देसी रोमांस जिसका बजट 22 करोड़ था और उसने 76 करोड़ कमाए थे। अब इसके बाद अगर वो चाहते तो ऐसी ही फिल्में आराम से कर सकते थे जैसे कि कार्तिक आर्यन ने किया था या फिर नॉर्मली बॉलीवुड के एक्टर्स करते हैं। लेकिन अब तक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सुशांत नॉर्मल एक्टर की तरह नहीं थे। उन्हें नई चीजें सीखना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए उन्होंने फिल्म मेकिंग तो सीखी ही थी लेकिन दुनिया के बड़े बड़े एक्टर्स पे काफी किताबें भी पढ़ चुके थे। यानी कि सिनेमा में हीरो के करियर को लेकर जो ट्रैप होता है उसको वो पहले ही समझ चुके थे। जैसे कि टाइगर श्रॉफ की पहली फिल्म हिट क्या हो गई तो उसने एक्शन के अलावा कुछ और करके रिस्क लेने के बारे में सोचा तक नहीं और इसका असर ये हुआ कि धीरे धीरे पूरा करियर डाउन हो गया। सेम चीज विद्युत जामवाल के साथ हुई और ये तो मैंने तुम्हें सिर्फ 2 एग्जांपल दिए हैं। पहले फिल्म हिट होने के बाद रिस्क ना लेने वाले एक्टर्स की लिस्ट बहुत लंबी है, इसलिए उन्होंने उन एक्टर के नक्शे कदम पे चलना सही समझा जो कि इस ट्रैप को तोड़ के उस पार जा चुके थे, जैसे कि इरफान खान या फिर आमिर खान, ऋतिक रोशन या फिर रणवीर सिंह। खैर इस पे एक डिटेल वीडियो बन सकती है, पर पॉइंट ये भी है कि डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी रिस्की तो थी पर स्ट्रेटेजिक रिस्क थी और साथ में इस फिल्म की स्टोरी भी काफी अच्छी थी और कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग था। शायद इसीलिए SSR की सारी फिल्मों में मुझे डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी बहुत अच्छी लगती है। इसकी कहानी और वर्ल्ड बिल्डिंग ने मुझे इतना एंगेज रखा कि मैं इस वीडियो से पहले इसे 2 बार देख चुका हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मूवी इतनी अच्छी होने के बाद भी बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास नहीं चली। हालांकि इसने अपने बजट से ज्यादा कमाया पर इसे हिट नहीं कहा जा सकता, तभी इसका सीक्वल नहीं आया जिसको कि मैं पर्सनली देखना चाहता था। मतलब यार लास्ट में जो विलन की हालत होती है कमाल था। खैर पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि SSR की रिस्क लेने की चॉइस सही थी और मेकर्स ने उसे गलत टाइम पे रिलीज कर दिया था। 3 अप्रैल 2015 उस समय पे फ्यूरियस 7 भी रिलीज हुई थी जिसका क्रेज इंडिया में पहले से ही बहुत ज्यादा था क्योंकि अपनी फ्रेंचाइजी वाली मार्केटिंग से वो पहले से ही इंडिया में अपनी ऑडियंस को बना चुकी थी और ऊपर से पॉल वॉकर की डेथ का तूफान भी तो आया था। तो फिर इस बड़े तूफान ने इंडिया की सारी स्क्रीन्स को खा लिया था। इसका क्रेज इतना ज्यादा था कि इसने वर्ल्ड वाइड 250 मिलियन के बजट में 2.5 बिलियन कमाए थे और इंडिया में 108 करोड़ रुपए कमाए थे और उस टाइम के हिसाब से ये बहुत ज्यादा था। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर मूवी को सोलो रिलीज मिलती तो बात कुछ और होती क्योंकि कहानी अच्छी थी और इसने अपने बजट को रिकवर किया था फ्यूरियस 7 के साथ कंपटीशन करके। तो मतलब कि अगर सोलो रिलीज होती तो कम से कम 100 करोड़ तो कमा ही लेती। लेकिन खैर जो काम डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी नहीं कर पाई वो MS धोनी ने कर दिया, जहां 104 करोड़ में बनी फिल्म ने 216 करोड़ कमाए। सुशांत को एज ए स्टार बॉलीवुड में एस्टेब्लिश भी कर दिया। लेकिन इसी के साथ शुरू हुआ बॉलीवुड की गंदी पॉलिटिक्स और PR से उनका टकराव, जो कि हर आउटसाइडर को झेलना ही पड़ता है क्योंकि उनका कंपटीशन इनसाइडर से होता है। ऊपर से SSR कभी भी इस PR गेम में शामिल नहीं हुए। उन्होंने कभी भी किसी बड़े प्रोड्यूसर या फिर स्टार की चाटुकारिता करने के बारे में सोचा भी नहीं। वो बस अपने टैलेंट के भरोसे थे। तो फिर बड़े स्टूडियो के बड़े प्रोजेक्ट उन्हें मिलना बंद हो गए। जबकि इतनी बड़ी हिट देने के बाद ऑडियंस उन्हें बड़े रोल में देखना चाहती थी। शायद एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि सुशांत सिंह राजपूत को बॉलीवुड में स्टार वाली कैटेगरी में काफी ऊपर लाके खड़ा कर देता। एग्जाम्पल के लिए रणवीर सिंह का करियर देखोगे तो रणवीर को एज ए आउटसाइडर देखा जाता है, पर उसकी फैमिली रिच थी। इसके बॉलीवुड से शायद पहले से ही अच्छे कनेक्शन बने हुए थे। हालांकि रणवीर सिंह की शुरुआत भी सुशांत सिंह की तरह ऑडिशन दे के फिल्म मिलने से ही हुई थी, लेकिन समय समय पे उसे संजय लीला भंसाली, वायरस और करण जौहर से बड़ी बड़ी फिल्में
ऑफर होती आई है। और सोचो ये तो फिर भी आउटसाइडर है। नेपो किड्स के करियर का अगर तुम एनालिसिस करोगे तो उन्हें जो फिल्मों के ऑफर्स फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी मिलती है, कसम से बोल रहा हूँ वो चीजें तुम्हें शॉक कर देंगी। तुम वरुण धवन, टाइगर श्रॉफ, आलिया भट्ट या फिर किसी भी नेपो किड का करियर उठा के देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और हाँ, मैं सुशांत के अंधे फैन की तरह ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि बॉलीवुड ने सुशांत को बॉयकॉट किया था और उसके खिलाफ साजिश की थी। वो की थी या फिर नहीं की थी ये मेरे को नहीं पता, लेकिन ये मुझे जरूर पता है कि बॉलीवुड में तुम्हें टिके रहने के लिए सिर्फ तुम्हारा टैलेंटेड होना जरूरी नहीं है, या तो तुम्हारा बॉलीवुड फैमिली बैकग्राउंड होना चाहिए या फिर तुम्हें कार्तिक की तरह अच्छा पीआर और अच्छे कनेक्शन बना के रखने पड़ती है। और सुशांत फुल्ली अपने टैलेंट के भरोसे थे, चाटुकारी तो सीखी ही नहीं थी बंदे ने, इसलिए कुछ लोग उन्हें एरोगेंट भी बुलाते हैं। पर मुद्दे की बात यह है कि इसी वजह से उन्हें बड़ी फिल्में वापस नहीं हुई थी और फिर राब्ता और केदारनाथ उतनी ही चली जितनी की चलनी चाहिए थी, क्योंकि फिल्में अच्छी थी और धोनी के बाद उनका बॉक्स ऑफिस बढ़ना चाहिए था, लेकिन नहीं बढ़ा क्योंकि शायद ऑडियंस उन्हें ऐसे ही किसी बड़े रोल में देखना चाहती थी, जो कि उन्हें नहीं मिला क्योंकि उनकी प्रायोरिटी हमेशा अच्छे किरदार प्ले करना था। तो शायद एक दो बड़े प्रोजेक्ट उनके पास आए भी होंगे तो उन्होंने मना कर दिया होगा। हालांकि ये बस मेरी थ्योरी है, पर ये बिल्कुल सच है कि जिस तरह से प्रोजेक्ट MS धोनी के बाद उन्हें मिलने चाहिए थे वो उन्हें डेफिनेटली नहीं मिले और कहीं ना कहीं उनके खिलाफ नेगेटिव PR भी चलाया जा रहा था। ये बात किसी से भी छुपी हुई नहीं है। सुशांत जैसा एक प्रतिभाशाली, और आप ये स्टेट से था, बिहार से, और वो लड़का फिल्म इंडस्ट्री की चुनौतियों का शायद सामना नहीं कर पाया। देखिए इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स हमेशा होती रही है और जब आप ऊपर बढ़ते हैं तो पॉलिटिक्स जो है वो फिर अच्छी नहीं रहती, वो और घिनौनी होती चली जाती है, क्योंकि फिर आपके बढ़ती हुई पोजीशन से, आपकी बढ़ती हुई शक्ति से लोगों को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। पर इतना कुछ होने के बाद फिल्मों की चॉइस अभी भी सेम थी, क्योंकि सोनचिड़िया और छिछोरे मेन स्ट्रीम या फिर कमर्शियल फिल्में नहीं थी। अब वो अलग बात है कि सोनचिड़िया सुशांत के करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म थी, मतलब ये उनके करियर की इकलौती ऐसी फिल्म थी जो कि अपना बजट रिकवर नहीं कर पाई। लेकिन यार सच कहूँ तो डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी के बाद ये मेरी सेकेंड सुशांत की सबसे पसंदीदा फिल्म है। वैसे सुशांत सिंह राजपूत के मुताबिक ये कैरेक्टर उनके लिए काफी चैलेंजिंग था, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं किया था और वो देखना चाहते थे कि वो इसे कर पाती है कि नहीं। और वाकई में अगर तुम इस फिल्म को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें सुशांत की एक्टिंग में कुछ अलग दिखाई देगा, क्योंकि उनके जो बाकी कैरेक्टर है वो इतने लाउड नहीं है और ना ही इतने गिल्टी और डिप्रेस्ड है जितना कि लाका होता है। और इसको निभाने के लिए जो चंबल के रियल बागी थे जिन्होंने सरेंडर किया था और अब आम जिंदगी जी रहे थे, सुशांत पहले जाके उनसे मिले थे और उनकी साइकोलॉजी को समझा था। वहीं पे अपने वेट को भी उन्होंने कम किया था और अगर तुम देखोगे तो एक्सेंट को भी बदला है। और क्योंकि सोनचिड़िया लाइव लोकेशन पे शूट हुई थी तो उनके हर क्रू मेंबर को या फिर को स्टार को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी थी। जैसे वैनिटी होता है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, बिकॉज शूट पे जाते हैं तो वो चलना ही इतना दूभर था, इतना चलना पड़ता था, इतनी गर्मी थी, इतना धूल था, कम पानी था कि मेकअप वेकअप मैं तो कह रहा हूँ कैरेक्टर डेवलपमेंट की भी ज्यादा जरूरत नहीं थी। आप पहले से वो वैसे थे, फील वैसा आप में रिबेलियस एटीट्यूड आ गया था कि भैया मुझे शूटिंग नहीं करनी। लेकिन सिर्फ सोनचिड़िया इकलौती फिल्म नहीं है। अगर तुम हर फिल्म को उठा के देखोगे तो उनका हर कैरेक्टर डेवलपमेंट में प्रेप के लिए हार्ड वर्क नेक्स्ट लेवल होता है। जैसे कि MS धोनी के लिए उन्होंने प्रोफेशनल कोच से हर दिन 6 घंटे करीब 1 साल से भी ज्यादा ट्रेनिंग ली थी। धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट के मैकेनिक सीखे थे, वहीं पे असिस्टेंट थ्रो डाउन नहीं था बल्कि असली बॉलर्स का सामना किया था। कलाई की ताकत बढ़ाने के लिए भारी बैट से प्रैक्टिस भी की थी, यहाँ तक कि खुद धोनी के साथ रह के उनका बोलना, चलना और साइकोलॉजी तक को भी उन्होंने समझा था। वो धोनी को इतना परेशान करते थे कि कई बार धोनी उठ के चले जाते थे। पहले 2-3 दिन जब मैं इनके साथ था और मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहा था, बहुत ही कामली, पेशेंटली, विद अ स्माइल वो सारे आंसर्स कर रहे थे। लेकिन एक बार बोलते यार तुम क्वेश्चंस बहुत पूछते हो और मैं आता हूँ 2 मिनट में। केदारनाथ में लोगों को उठा के ऊपर ले जाने वाले शॉट्स को हर बार उन्होंने बिना बॉडी डबल के खुद ही परफॉर्म किए। और अगर तुम्हें ये नॉर्मल बात लग रही है तो मैं बता दूं कि बॉलीवुड में आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, ज्यादातर एक्टर अपना बॉडी डबल यूज करती हैं। और केदारनाथ में भी डायरेक्टर ने उनसे कहा था कि तुम बॉडी डबल का यूज कर लो क्योंकि रीटेक लेने पड़ती है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। वही पे क्योंकि डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी 1940 के दशक के कलकत्ता में रहते थे तो सुशांत ने मोबाइल और कार जैसी आधुनिक चीजों का यूज शूटिंग होने तक बंद कर दिया था। और अगर तुम्हें नहीं पता तो बता दो कि ऐसी चीजें मेथड एक्टिंग में की जाती है जो कि सुशांत सिंह राजपूत
अपने कैरेक्टर डेवलपमेंट में किया करते थे। वो पहले अपने कैरेक्टर की साइकोलॉजी को समझते थे, फिर उसके हिसाब से अपने आप को बदलते थे और फिर उस कैरेक्टर को जीते थे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज तो ये है कि बहुत सारे इंटरव्यू में मैंने देखा कि जो चीजें लोगों को हार्ड लग रही थी वो उन्हें हार्ड नहीं लगती। एग्जाम्पल के लिए 10-12 महीने तक प्रोफेशनल कोच से क्रिकेट सीखना, वो भी हर दिन 6 घंटे, उनके हिसाब से उनके लिए मजेदार था। This is not a normal person preparation. Like, what's up? But no, but this is what we are supposed to do. And those things are relatively easy than to figure out the character. और इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि बॉलीवुड ने सिर्फ एक्टर नहीं खोया है बल्कि एक गोल्डन एरा खो दिया है, क्योंकि वो एक नॉर्मल एक्टर की तरह पैसे कमा के अपने करियर को ऊपर ले जाने के लिए कोई भी फिल्म नहीं कर लेते थे। जैसे कि बॉर्डर 2 आ रही है, कार्तिक की भूल भुलैया सीरीज आ रही है, मतलब कि चल रही है, बल्कि वो फिल्में सिलेक्ट करते थे कहानी के हिसाब से और ऐसे कैरेक्टर करने के लिए जिन्हें परफॉर्म करते वक्त वो कुछ नया सीख सके, अपने आप को एक्सप्रेस कर सके या फिर कैरेक्टर को जी सके। इसीलिए अगर सिनेमा की बात आई तो सारी चीजों के ऊपर उनके लिए सबसे ज्यादा कैरेक्टर्स ही मैटर करते थे। इसीलिए उनको जब भी अपने करियर के बारे में पूछा जाता था कि उन्होंने कितनी फिल्में की हैं, तो वो ये नहीं बताते कि उन्होंने कितनी सीरियल या फिर फिल्में की हैं, बल्कि उन्होंने टीवी और थिएटर से लेकर फिल्मों तक कितने किरदार प्ले किए थे वो ये चीज बताते थे। और मैं जानता हूँ कि इस बात पे यकीन करना मुश्किल है कि कोई पैसे और प्रसिद्धि को आर्टिस्टिक सिनेमा के लिए कैसे छोड़ सकता है, क्योंकि हमने प्रभास को रामायण करते हुए देखा है, शाहरुख को पठान करते देखा है और अनफॉर्चुनेटली ऋतिक को वॉर 2 में भी देख लिया है। पता नहीं आगे और क्या क्या देखना बाकी है। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि इतना सब कुछ देखने के बाद आज की पीढ़ी का यानी कि जेन ज़ी जनरेशन का ऐसे लोग भी होते हैं जो कि सिनेमा को लेकर इतने पॉजिटिव होते हैं, इस बात पे यकीन करना मुश्किल है। पर यकीन मानो, हर सिनेमा इंडस्ट्री में आज भी तुम्हें 1-2 ऐसे पगलू इंसान मिल ही जाएंगे जो कि सिनेमा के लिए कुछ भी कर लेते हैं, चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो या फिर प्रोड्यूसर हो। और सुशांत सिंह राजपूत उन्हीं में से एक थे। लेकिन अगर अब भी तुम में से किसी को ये डाउट है कि उन्होंने कॉलेज और सीरियल इसीलिए छोड़ा था क्योंकि उन्हें बड़ा स्टार बनना था और पैसे कमाने थे, तो ये इंटरव्यू देखो। The film that I was supposed to do in November got pushed because of some reason. So there were 3 months of free time in between. And there are like many film offers in between. So I could have gone for one of them, but nothing excited me. So I'm doing a play right now. Really? Yes. सुशांत ने कई सारी फिल्मों को इसीलिए छोड़ा क्योंकि उन्हें कोई भी फिल्म अच्छी नहीं लग रही थी, बेसिकली कैश ग्रैब लग रही थी। तो उन्होंने लिटरली पैसों को इग्नोर करके 3 महीने के फ्री टाइम में एक थिएटर प्ले करने का सोचा, क्योंकि वो प्ले उनको उन ऑफर हुई फिल्मों से ज्यादा एक्साइटिंग लगा था। और मैं बता रहा हूँ, ये करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तुम बॉलीवुड के किसी भी बड़े स्टार को उठा के देख लो, पैसे कमाने में सिनेमा कहीं भी नहीं आता है भाई। जब अक्षय कुमार को लोग अच्छी फिल्म करने को बोलते हैं तो वो उल्टा ज्ञान फैलने लगते हैं। सलमान भाई नींद से बाहर आने को तैयार नहीं है। वरुण विद्युत टाइगर एक्टिंग नहीं सीखना चाहते। और जिन साउथ स्टार को हम पैन इंडिया बोल रहे हैं, चाहे वो फिर प्रभास हो या फिर अल्लू अर्जुन हो, वो भी पुष्पा 2 और राजा साहब जैसी फिल्में कर रहे हैं, जबकि वो बेहतर चीजें कर सकती है। लेकिन क्योंकि इधर पैसा ज्यादा है तो वो लोग यही चीजें करेंगे, क्योंकि ज्यादातर एक्टर एक्टिंग को बिजनेस की तरह देखते हैं, न कि आर्ट की तरह। तो देखो यार, बेसिकली मैं यही कहना चाहता हूँ कि बॉलीवुड को अंदाजा भी नहीं है कि उन्होंने सिनेमा के पर्सपेक्टिव से क्या खोया है। सुशांत अगर जिंदा होते तो अपने से क्यूरियस आइडियोलॉजी से और सिनेमा के प्रति जो उनका प्यार है उससे शायद वो करते जो कि एक टाइम पे गुरुदत्त, राज कपूर और दिलीप कुमार जैसे महान एक्टर ने इंडियन सिनेमा के लिए किया है। और अगेन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मैं कोई बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ। उनके विजन का अंदाजा तुम उनकी कैंसिल हुई फिल्मों से भी लगा सकते हो। अपनी दूसरी फिल्म के बाद वो डायरेक्टर शेखर कपूर, जिन्होंने मिस्टर इंडिया बनाई थी, उनके साथ पानी नाम की फिल्म बना रहे थे। पोस्टर डाल के अनाउंसमेंट भी हो चुका था और शेखर कपूर मनोज बाजपेयी के साथ एक वीडियो चैट में बताती हैं कि सुशांत मूवी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके थे। उनके कैरेक्टर का नाम गोरा था और वो उसे डेवलप करने में इतना अंदर घुस चुके थे कि रात के 3-3 बजे डायरेक्टर को फोन करके उनके कैरेक्टर गोरा पे डिस्कस करते थे। और पहले तो मुझे ये बात फेक लग रही थी, लेकिन जब मैंने उनके इंटरव्यू देखे तो मुझे पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत को फाइट क्लब वाली बीमारी है। मतलब कि वो 1-2 घंटे से ज्यादा सो नहीं पाते। I would sleep for 3 hours or 2 hours every day, even if I went to a doctor also, sleep doctor, and she said that there's nothing wrong with you, but I can't help you because you're excited for nothing. शेखर कपूर ने ये तक बताया कि वो मूवी के बाकी एस्पेक्ट में भी इन्वॉल्व हो गए थे। Every time I had a production design meeting, he was there. Every time I had a meeting with the DOP, he was there.
Every time I had a VFX meeting, he would be there. लेकिन अनफॉर्चुनेटली 3 महीने बाद वायरएप ने हाथ खड़े कर दिए और रीजन क्रिएटिव इश्यू और बड़े बजट को बताया जाता है। वायरएप सुशांत पे 150-200 करोड़ रुपए नहीं लगाना चाहते थे और उस समय पे ये बजट वाकई में बड़ा था, पर एक्चुअली में आज के टाइम की तरह बजट का आधा हिस्सा कास्ट को नहीं दिया जा रहा था, बल्कि डायरेक्टर का विजन हॉलीवुड लेवल का था। वो एंटायरली न्यू सिटी क्रिएट करने वाले थे जहां पानी की कमी को दिखाया जाता और वीएफएक्स पे भी ज्यादा पैसा खर्च होने वाला था, इसीलिए मूवी का बजट बड़ा था। लेकिन यार बजट से हटके मेरी ऐसी थ्योरी भी है कि वायरएप को क्रिएटिव कंट्रोल चाहिए होगा, यानी कि बेसिकली प्रोड्यूसर ने डायरेक्टर से कुछ गाने या फिर आइटम सॉन्ग्स और हीरोइज्म की बात की होगी, वहीं पे किसी बड़े स्टार को लेके ये फिल्म बनाने को भी कहा होगा। और क्योंकि डायरेक्टर हॉलीवुड लेवल का कुछ सोच रहे थे तो उसमें गाने और मासी मूवमेंट की तो जगह नहीं होगी, जिसकी वजह से डायरेक्टर ने पीछे हटना ही सही समझा। ये फिल्म एसएसआर के लिए रियल लॉस था और सच कहूं तो वायरएप के लिए भी। फिल्म बंद हो गई, बहुत रोया वो। बंद नहीं हुई when he realized he was doing the film. मैं भी रोया, वो रोता था, मैं रोता था साथ साथ, क्योंकि I was also passionately and deeply involved with that. अब धोनी के हिट होने के बाद सुशांत के पास काफी सारे ऑफर्स थे और उन्होंने बॉलीवुड की पहली स्पेस फिल्म चुनी। यहाँ पे अगेन उनके एम्बिशंस ने उनकी सेफ्टी को ओवर पावर कर दिया, क्योंकि ये कोई कमर्शियल या फिर गिमिक स्पेस फिल्म नहीं थी, बल्कि ये इंडिया की फर्स्ट सीरियस एस्ट्रोनॉट फिल्म होने वाली थी, जिसके लिए सुशांत को एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती, जो कि उन्होंने नासा में जाके स्टार्ट भी कर दी थी। पर ये इंडियन ऑडियंस के लिए काफी नई चीज थी और वो इसे एक्सेप्ट करती या फिर नहीं, ये भी बहुत बड़ा सवाल था। पर क्योंकि कहानी अच्छी थी और कैरेक्टर सुशांत के पसंद का था, तो हर बार की तरह वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो गए और सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन प्रॉब्लम बजट में आई। इसका बजट सिर्फ 60-70 करोड़ था, जो इतने बड़े वीएफएक्स हेवी प्रोजेक्ट के लिए काफी नहीं था। और फिर एसएसआर का पेमेंट रोका गया, जिसकी वजह से उन्होंने प्रोड्यूसर को लीगल नोटिस भेज दिया और अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से प्रोजेक्ट बंद हो गया। यह समझने वाली बात ये है कि बात पैसे की नहीं है, मतलब कि सिर्फ पैसे की नहीं है, बात धोखे की है। इसका लॉस भी सिनेमा के साथ एसएसआर को भी हुआ था, क्योंकि उसके बाद उन्हें बड़े और एम्बिशियस लेवल के प्रोजेक्ट मिलना बंद हो गए थे। लेकिन इतना सब होने के बाद भी उनकी सोच अभी भी बॉलीवुड के ऊपर की ही थी। उन्हें एक साइंस फिक्शन फिल्म बनानी थी, वहीं पे वो रामायण से रिलेटेड भी एक फिल्म बनाने का सोच रहे थे। लेकिन उससे पहले ही 14 जून 2020 को उनकी डेड बॉडी उनके कमरे में पाई गई, जिससे कि सारा इंडिया शॉक में था और सभी यही सोच रहे थे कि जो इंसान कभी फेम और पैसे के पीछे भागा ही नहीं है, उसे कभी इस बात से फर्क ही नहीं पड़ा कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। जो खुद को सेल्फिश एक्टर बुलाता था, क्योंकि वो किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए फिल्में या फिर किरदार प्ले करते थे। तो या वाकई में ऐसा इंसान इतना बड़ा कदम उठा सकता है? मतलब कि मैंने ऊपर तुम्हें बताया कि कैसे उनकी फिल्में डीले होने के बाद उन्होंने दूसरी फिल्म की जगह एक प्ले किया था, तो उनका नेचर बिल्कुल भी वैसा वाला नहीं लग रहा था जो कि करियर के डाउनफॉल की वजह से इतना बड़ा कदम उठा ले। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन सा कैमरा है, टीवी कैमरा है या फिल्म कैमरा है या मैं थिएटर में स्टेज पे परफॉर्म कर रहा हूँ। और हाँ, मैं ये भी मेंशन करना चाहता हूँ कि जब मैंने उनका लास्ट इंटरव्यू देखा तो उसमें मुझे उनका बिहेवियर काफी अलग लगा। वो बहुत ही गहरी साइकोलॉजिकल और शायराना बातें कर रहे थे, और क्योंकि वीडियो के लिए मैंने उनके बहुत सारे इंटरव्यू देखे हैं, तो मैं ये महसूस कर पा रहा था कि कुछ तो ठीक नहीं है। उनकी आवाज में और चेहरे में एकदम सन्नाटा था। मतलब कि जो सुशांत सिंह राजपूत बाकी इंटरव्यू में एकदम हंसमुख और बच्चे जैसा लगता है, लास्ट वाले इंटरव्यू में वो टोटली डिफरेंट है। और देखो, मैं कोई भी प्रेडिक्शन नहीं लगा रहा हूँ। अब ये डिप्रेशन था या किसी और का दबाव, मुझे बिल्कुल नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि कुछ तो था। खैर, जहां आज के सो कॉल्ड स्टार फॉर्मूला बेस्ड फिल्मों से ऑब्सेस है, वहीं पे सुशांत सिंह राजपूत उन गिने चुने मेन स्ट्रीम एक्टर में से एक थे, जो कि साइंस, फ्यूचरिज्म, एक्सपेरिमेंटल और मॉरली कॉम्प्लेक्स रोल्स को बढ़ावा देते थे। और ये चीजें आजकल बॉलीवुड में कम ही देखने को मिलती है। जैसे कि अभी धुरंधर आई है, वैसी फिल्में तुम्हें कितनी ही देखने को मिलती है। कई साल पहले एनिमल आई थी और उसके बाद धुरंधर, बस। लेकिन आज वो होते तो बढ़ते बजट और टेक्नोलॉजी के साथ शायद बॉलीवुड के वही घिसे पीटे जेनर से अलग कुछ हॉलीवुड लेवल का जरूर करते। ऑब्वियसली कुछ साबित करने के लिए नहीं, बल्कि सिनेमा के प्यार में। इसलिए दोस्तों, सिनेमा ने अपनी तलवार खोई है और बॉलीवुड ने अपना हीरा। Everybody is very psychologically insecure. There is no way out.
one thing that we can sure of, what we know about the future is we're gonna die one day, and we're gonna lose out on everything that we have earned. So there's nothing that we can do relationship-wise or career-wise that will give us absolute psychological security. No matter what you achieve, nothing will change. Only way to live your life is to be actually first identify what you really want to do.